हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस के कुछ 30 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरीके से नेचर चेंज हो रहा है बीपीएससी का, उसकी वजह से साइंस का क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब साइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, आपको ये भी समझ में आता है कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। सो इसके लिए हमने ये साइंस का 70th बीपीएससी का जो, क्योंकि उसमें 2 पेपर हुए थे, सो 13 दिसंबर वाला पेपर हमने यहाँ पे लिया है। इसमें हम साइंस के सारे क्वेश्चंस डील करेंगे एंड आई विल टेल यू कि उसको कैसे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से क्वेश्चंस टफ आए थे। विल सी ऑल ऑफ दिस, राइट। सो ये तो पेपर है। देन सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ये आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया है एंड इट इज़ रियली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो आई वांट ऑल ऑफ यू, सो जो लोग भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसको एक बार सॉल्व करें, राइट, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या है और बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। पर अभी पहले यू पॉज इट, गिव इट अ सोल्यूशन, ट्राई कि कैसे इसको किया जाना चाहिए, क्या आंसर हो सकता है, एंड देन by the end of this session you will come to know the solution, right. So the first question आते हैं जो कि सेट का, ये सेट ए है, आई गेस सेट ई है। सो बुकलेट सीरीज ई है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है। सो अगर आप इसको मैच करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 says कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब केमिस्ट्री के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड है लिटिल बिट। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि एक मेटल इसमें से जो मेटल ऑलरेडी कनेक्टेड है उसको फ्री करेगा और इसकी जगह लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट नो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज द लिस्ट, एनसीईआरटी में भी लिस्ट है अवेलेबल, पर वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था तो इसलिए हमने बाहर से एक लिस्ट लिया जिसमें कार्बन को रेफरेंस रखते हैं, ठीक है, बीच में है कार्बन, और उसके ऊपर देखो तो सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और नीचे देखो तो जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे कार्बन से कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले जो भी होंगे नीचे वाले को इजीली रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां देखो कॉपर मेटल क्या सोडियम को रिप्लेस कर पाएगा? सोडियम देखो सबसे ऊपर है, तो सोडियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। सोडियम ही रिप्लेस करेगा किसी को, सोडियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन दैट केस ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कॉपर मेटल सोडियम को रिप्लेस नहीं करेगा। सेकंड देखो तो कॉपर मेटल क्या सिल्वर को रिप्लेस करेगा? तो कॉपर कहां, यहां पे देखो, यहां पे है, सिल्वर नीचे है, ठीक है। तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, राइट। तो इसको हम रख लेते हैं, बाकी दूसरा भी देख लेते हैं कि ये सारे क्यों गलत होंगे। यहां पे देखो तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम देखो तो यहां पे है एंड मैग्नीशियम ऊपर है, तो नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, राइट। सो ये भी अगेन गलत हो जाएगा। देन कम्स सिल्वर आयरन को, सिल्वर देखो सबसे नीचे है, गोल्ड के जस्ट ऊपर है, तो ऑब्वियसली आयरन इसके काफी ऊपर है, तो ऊपर वाले को नीचे वाला रिप्लेस नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। सो आयरन कैन रिप्लेस सिल्वर बट सिल्वर कैन नॉट रिप्लेस आयरन। सो इन दैट केस बी इज द राइट आंसर। पर इसको करने के लिए यू मस्ट नो द रिएक्टिविटी सीरीज और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट, अब इसको ऐसे करना था, ठीक है। अगला देखते हैं, ये एक बड़ा ही सुंदर सवाल है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी है। इसमें देखो क्या कह रहा है, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड। अब देखो हीट ट्रांसफर के लिए अगर आपको हीट ट्रांसफर समझना है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। इससे ये अगर आपने साइंस पढ़ा है बेसिक तो उसमें पक्का पढ़ा होगा। एक होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन, ठीक है। अब देखो कंडक्शन में क्या है कि कंडक्शन टू हैपन, यहां पे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, टच,
कॉन्टैक्ट इज मस्ट, ठीक है। यहां पे कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी। और रेडिएशन के लिए देयर इज नो मीडियम, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी दो लोग अगर हाथ पकड़े एक दूसरे का और उसमें अगर उनको वार्मथ फील होती है या ठंडक फील होती है, दैट इज देयर हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग। पर वहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन की वजह से हो रहा है, बिकॉज द थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, जैसे कि एक ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी हवा चल रही है और आप अगर बाहर निकलो तो आपको ठंड लगेगी, तो आप किसी चीज के कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट स्टिल द मूविंग एयर मेक्स यू फील कोल्ड, राइट। सो यहां पे क्या कन्वेक्शन हो रहा है, बट मीडियम इज नेसेसरी। इन दोनों केस में मीडियम इज नेसेसरी, सॉरी ई है, मीडियम यहां पे दोनों में चाहिए, डेफिनेटली विदाउट मीडियम कैनॉट हैपन, हीट ट्रांसफर कैनॉट हैपन। पर इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है रेडिएशन में। जैसे स्पेस से, सन से जो रेडिएशन आता है, एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, उसके लिए कोई बीच में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, है ना। सो यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। सो द क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। कन्वेक्शन भी हमने समझा दिया, कंडक्शन भी समझा दिया। रिफ्लेक्शन का हीट ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन लाइट में होता है तो उससे हीट ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन स्टोमक, ठीक है। पेट में कौन सी एसिड सिक्रेट होती है, रिसाव होती है, राइट। सो पेट में जब हम खाना खाते हैं, इसका इमेज भी लिया हमने, यस, दिस इज आवर स्टोमक, राइट। तो इसमें जब हम खाना खाते हैं तो इसके अंदर ही, स्टोमक के अंदर ही एक एसिड बनता है और जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेशन में, कि अगर हमने खाना खाया है उसके अंदर कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह कुछ अगर आ गए हैं तो HCl की वजह से वो स्टेरिलाइज हो जाएगा और फर्दर हमारे फूड कैनाल में नहीं जाएगा, राइट। और जिससे हमें इन्फेक्शन से हम बचेंगे और हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा। प्लस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपको एसिड की कमी हो जाए या फिर एसिड ज़्यादा हो जाए, एसिड की कमी होगी तो ब्लोटिंग होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और एसिड अगर ज़्यादा बनने लगे पेट में तो फिर खट्टे डकार भी आने लगते हैं, राइट। सो ये है एसिड का रोल हमारे खाने में। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। कुछ सवाल हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है, पर कुछ सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ सवाल तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, पर कुछ सवाल को करने के लिए आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अगला देखते हैं, द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने गलती करी होगी, ठीक है, और वो है स्पीडोमीटर लोगों ने मेजर किया, मार्क किया होगा, क्योंकि स्पीडोमीटर जहां पे होता है वहीं पे वो मीटर भी लगा होता है जिसमें आपको किलोमीटर दिखता है, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें स्पीडोमीटर मार्क किया होगा, बट द स्पीडोमीटर इज नॉट द राइट आंसर। स्पीडोमीटर से आपको सिर्फ स्पीड दिखता है, ठीक है। स्पीडोमीटर टेल्स यू ओनली अबाउट द स्पीड, ठीक है। एमीटर ये करंट मेजर करता है, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। ओडोमीटर आपको डिस्टेंस बताता है, ठीक है। ओडोमीटर टेल्स यू अबाउट द डिस्टेंस, कि कितनी दूरी चली है। तो स्पीडोमीटर का जो डायल होता है, जो डिस्प्ले होता है बाइक्स में या फिर कार्स में भी, उसमें ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर एक साथ मिक्स होता है। सो ओडोमीटर टेल्स यू द डिस्टेंस, ओडोमीटर टेल्स यू द डिस्टेंस, स्पीडोमीटर टेल्स यू द स्पीड, राइट। और लास्ट में है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर हमें टाइम बताता है, ठीक है। एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट वे इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर यूज करते हैं, ना कि स्पीडोमीटर, राइट। देन कम्स नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सबसे पहले किसने एटम का स्ट्रक्चर दिया था, राइट। तो यहां पे देखो रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है एंड नील्स बोर है, राइट। सो अब देखो इसका आंसर थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकता है कि बीपीएससी ने क्या आंसर दिया है और क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ई गोल्डस्टीन ने भी कुछ आइडिया दिया था इसके बारे में, और द फर्स्ट पर्सन वाज डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे प्रिमिटिव जो आइडिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो डाल्टन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद जो इंसान आता है वो रदरफोर्ड होता है, ठीक है। सॉरी, रदरफोर्ड बाद में आता है, जे थॉमसन आता है उसके बाद, और जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर। लेकिन
यहां पे क्या पूछा है, फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो उस केस में जे थॉमसन यहां पे हो जाएगा क्योंकि डाल्टन ऑप्शन में है नहीं, राइट। तो गोल्डस्टीन ने एक आइडिया दिया था, उसने कोई मॉडल प्रपोज नहीं किया था, सो यहां पे जे थॉमसन मस्ट बी द आंसर, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ये सारे मॉडल्स हैं, जैसे थॉमसन का मॉडल है ये, ठीक है। ये एक तरबूज की तरह बताया था, जिसमें बीज की तरह पे यहाँ पे जो तरबूज होता है वो पूरा एटम है और जो पॉजिटिव आयन है, और बीच में ये नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये काफी प्रिमिटिव आइडिया है। देन कम्स रदरफोर्ड, जिसने न्यूक्लियस भी बताया और हमें ये भी बताया कि उसके अंदर कोई प्लस चार्ज भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस वाज रदरफोर्ड। एंड देन कम्स नील्स बोर। नील्स बोर ने काफी एडवांस्ड आइडिया दिया कि उसमें शेल्स बताए उसने कि अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन सर्टेन नंबर, जिसको हम फाइंड आउट करने के लिए 2n² का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नील्स बोर का आइडिया था, जो लास्ट वन है। रदरफोर्ड, थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पे थॉमसन हो जाएगा, डाल्टन होता तो डाल्टन होता हमारा आंसर, राइट। देन कम्स डाल्टन का ये वाला लॉ, बहुत सुंदर है और आपको इसको समझना चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बेसिक जब आप पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी तो उसी समय आपको समझ में आ जाता है कि डाल्टन ने दो चीजें दी थी, जो उसकी एटॉमिक थ्योरी है वो दो चीजों पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया है, एंड कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है। सो 1 and 4 शुड बी द राइट आंसर, पर यहां पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा 1, 2 and 4। आप इसको रेडियो एक्टिविटी यहां से सिर्फ हटाएंगे क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का डाल्टन से कोई लेना देना नहीं है, तो 3 अगर जाएगा तो 3, 3, 3, सो 1, 2 and 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट जो कॉम्पोजिशन है ये एक डिराइव्ड आइडिया है, डायरेक्ट नहीं है डाल्टन की थ्योरी से, डिराइव्ड आइडिया है, तो वो उसके साथ मैच कर जाएगा, तो इसलिए 1, 2 and 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई गेस आपको ये समझ में आया है कि उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ डाल्टन थ्योरी के बारे में बताया गया है। ये पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस प्लस उसके लिए फर्दर डिटेल्स जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये डाल्टन ने बताया था। इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स गिवन एक एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास, ये वगैरह वगैरह ये सब डाल्टन ने बताया है। रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स आर एन कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ये सब चीजें उसी की वजह से वो दो थियरीज आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड स्प्लीनिक फीवर। अब देखो स्प्लीनिक फीवर जो है वो एनिमल्स में होता है, स्प्लीन में, ठीक है, और इसको एंथ्राक्स भी कहते हैं, एंथ्राक्स, ठीक। उसी का एक नया नाम है, ये एक दूसरा नाम है एंथ्राक्स का ही, स्प्लीनिक फीवर का ही दूसरा नाम है एंथ्राक्स, राइट। तो इसके बारे में आप और फर्दर यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि इसको एंथ्राक्स को ही स्प्लीनिक फीवर कहते हैं, इसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है। ये इसका जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया कॉज करता है, नॉट वायरस, ठीक है। तो ये जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका दूसरा नाम एंथ्राक्स है, और इसका एक और दूसरा नाम जो कि वापस उसी पे आ जाएगा, जो कि है स्प्लीनिक फीवर, राइट। ये एनिमल्स को होता है, एनिमल्स इससे ज्यादा जूझते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। एनिमल्स को ये प्रॉब्लम होती है जिसमें उनको फीवर होता है, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्प्लीनिक फीवर। देन कम्स एक बड़ा ही अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही फैक्ट बेस्ड हैं, इसके लिए कुछ समझने के लिए रहता नहीं है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि स्प्लीनिक फीवर क्या होता है, वो एंथ्राक्स होता है, उसका क्या डिटेल्स है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करता है, ये सब चीजें उसमें है। पर जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। Which of the following are exothermic process? अब एक्सोथर्मिक जो कोई भी रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है
इसको ध्यान से समझो, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा तो वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, राइट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो ऐसा रिएक्शन है जिससे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, जैसे बम फटना, आपने उसको ट्रिगर किया, जैसे माचिस जलाया, उसके बाद वो रिएक्शन हुआ और बम फटा, सो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो बॉम्ब ब्लास्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन खाना पकाना, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं तो वहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उस रिएक्शन को होने के लिए यू नीड एनर्जी, आपको उसको हीट करना पड़ेगा, सो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहां पे कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब अगर पानी कहीं पे है किसी कंटेनर में और यहां से अगर इवेपोरेट हो रहा है तो आपको पता है कि इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए तभी इवेपोरेट हो पाएगा। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे ही ए खत्म हो जाएगा, आप कुछ ऑप्शन यहां से हटा पाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई हो सकता है, राइट। अब देखते हैं दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब देखो, एसिड को जब भी डाइल्यूट किया जाता है वाटर में, इट्स ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एसिड्स का जो डाइल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और उस समय एसिड के डाइल्यूशन के समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप, जैसे मान लो कि एक ग्लास, एक बीकर में एसिड लिया इतना भरा, और एक बड़ा से बीकर में यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे एसिड है। अब अगर दोनों को आप ऐसे मिक्स करोगे तो पता है क्या होगा, आग लग जाएगी, आप जल जाओगे, ठीक है। इसलिए एसिड मिक्स करने के लिए एक छोटा सा ऐसे ड्रॉपर लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं वाटर में। उससे क्या होगा, और हमेशा एसिड को ड्रॉप करते हैं वाटर में, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, राइट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा एसिड को मिलाते हैं वाटर में, ठीक है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, यानी कि वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स लिए और एसिड के बीकर में डाल रहे, ऐसा कभी नहीं, ये रिवर्स नहीं किया जाता। एसिड के ड्रॉप्स करके वाटर बीकर में डालते हैं, वो इसलिए क्योंकि एसिड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब एसिड का डाइल्यूशन होगा, जो उसमें बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उससे एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो अगर एसिड लिमिटेड अमाउंट में है तो लिमिटेड एनर्जी रिलीज होगी, पर अब जब वाटर यहां पे आप डालोगे एसिड के अंदर, सो एसिड यहां पे काफी है और वाटर के आपने ड्रॉप्स डाले, सो एसिड बहुत है तो काफी एनर्जी रिलीज होगी और फिर आप जल सकते हो। तो इसलिए उल्टा प्रोसेस नहीं करते, ये वाला प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। सो एसिड का डाइल्यूशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो 2 तो हो गया। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। अब आपको पता है, जो वाटर को क्विक लाइम, यानी कि जब चूना पत्थर है उसमें आप पानी डाल के जब छोड़ोगे तो आप देखोगे कि वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है और खोलने भी लगता है। कभी आपने चूना अगर घर में बनाया हो तो आपको पता होगा कि चूने को एक बर्तन में, पानी में डालो चूने को और छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो खोलने लगता है और बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है। सो उस समय ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उससे एनर्जी बाहर आ रही है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी सॉलिड स्टेट में है और उससे सीधे गैस में चेंज हो जाए, उसका स्टेट सॉलिड से सीधे गैस में अगर हो जाए तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, राइट। तो सब्लिमेशन के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, धूप में रखना पड़ेगा, राइट। सो इन दैट केस दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा एंड ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो कैसे काम होता है, वो कैसे काम करता है, प्लस एसिड को हम वाटर में क्यों नहीं मिलाते, एसिड को वाटर में क्यों मिलाते हैं, वाटर को एसिड में क्यों नहीं मिलाते, वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक अपने आप में क्या रिएक्शंस हैं। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल सा एक, ये एक्चुअली साइंस का क्वेश्चन है भी नहीं, पर मैंने इसको ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि साइंस से थोड़ा सा रिलेटेड, पर ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे लाइफ इज रिलेटेड टू, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें बैटरी चाहिए होती है, ठीक है। तो लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए, राइट। तो लाइफ को चलाने के लिए अर्थ है, यहाँ पे मून है, मून से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो ये तो वैसे आउट हो जाएगा। स्टार से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, सन से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि अर्थ पे जो लाइफ है उसका जो प्राइम सोर्स है एनर्जी का, अर्थ पे सारे जितने भी एनर्जी हैं, एनर्जी के सोर्स है, उन सब के पीछे जो सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन ओनली। अगर सन ना हो तो अर्थ फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, आप ये नोट कर सकते हो।
अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर सन ना हो या फिर हमारा एनवायरनमेंट ना हो, ठीक है, अगर हमारा एनवायरनमेंट ना हो, जैसे CO2 गैस ना हो, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम हो जाए, खत्म हो जाएगा, और उस केस में जो हमारा अर्थ है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा, बिलो जीरो टेम्परेचर पे चला जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है या फिर CO2 जो है वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसका क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें उससे दिक्कत हो रही है, हम क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। अदरवाइज CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अर्थ पे के ऊपर जो भी सोर्स है एनर्जी का दैट इज सन ओनली, ठीक है, अर्थ नहीं है, अर्थ कोई हमें सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देता, इट इज सन। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, सन, राइट। सो आई गेस कि आपने ये भी सही किया होगा। अगर आप इसको देख रहे हो तो आई होप कि आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रोक के पहले इसका आंसर करो, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, एंड देन यू सी कि मैं क्या आंसर बता रहा हूं, उसके बाद आप मैच करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, राइट। दैट इज द राइट वे, राइट अप्रोच। चलिए अगला देखते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डज द स्पोर फॉर्मेशन अकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन का मोड। अब देखो अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो अलग अलग होता है, राइट। सो जैसे कि एल्गी है, फंगी है, फर्न है, ईस्ट है, तो आप देखो कि जो स्पोर फॉर्मेशन है वो ईस्ट का एक फीचर है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। और ये यहाँ पे जो ये आपको देख रहे हो, ये डॉटेड डॉटेड जो है वो वहां पे स्पोर फॉर्मेशन होंगे और वहां से फिर इनका रिप्रोडक्शन होगा, नए प्लांट्स वहीं पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो नया ऑर्गेनिज्म है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने NCERT से लिया है, राइट, तो आप इसको देख सकते हो। बस इसमें और कुछ है नहीं वैसे, बस इतना ही जानना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Which of the following corundum and cryolite important ores, ये किसके ओर्स हैं, ठीक है। तो कोरंडम और क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर्स होते हैं, राइट। और आपको बस ये याद रखना है, जहाँ भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रहता नहीं, आपको जस्ट ये याद करना है, वैसे ही उसके बाद आगे बढ़ना है। जब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आती है देन आई एक्सप्लेन, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ है समझने के लिए, तो मैं उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो इसका आंसर एल्युमिनियम है, ये उसके दो ओर्स हैं, ठीक है, कोरंडम एंड क्रायोलाइट। उसके इमेजेस भी आप देख सकते हैं। Which of the following is a टेक्नोपोलिस। अब अगेन ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, पर जस्ट साइंस से रिलेटेड इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज ये जीके का क्वेश्चन है। और टेक्नोपोलिस जो है वो सिलिकॉन वैली को कहा जाता है, और सिलिकॉन वैली यूएसए में है, ठीक है, बस इतना आपको जानना है, ठीक है। सिलिकॉन वैली इज इन यूएसए और इसी को टेक्नोपोलिस कहा जाता है। Then comes which of the following represents the suitable condition for liquefaction of gases। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का मतलब है कि एक गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर कोई जो स्टेट ऑफ मैटर है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत बच्चे ये कहेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर आर ओनली 3, और विच इज रॉन्ग। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 5 होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, एनी मैटर का। तो उसमें एक तो पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अगला जो होगा वो प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा अगर नहीं दिख रहा मैं यहां पे लिख दूं प्लाज्मा, ठीक है। वो गैस जब और भी चार्ज हो जाएगा, मतलब गैस से, जैसे गैस है आपके पास, जैसे अभी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर एयर है, ऑल दिस आर गैस, लेकिन उसको आप और ज्यादा एनर्जी दो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके एटम से बाहर निकल जाएंगे, राइट, और उसको कहा जाएगा प्लाज्मा। सो दैट इज प्लाज्मा। और जो सॉलिड है, इसको जब और टेम्परेचर आप इसका कम करोगे किसी सॉलिड का, तो ये बन जाता है BEC, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। और ये बोस और आइंस्टीन ने मिलकर दिया था, बोस हमारे इंडियन है साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये साथ मिलकर दिया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, JC बोस, नॉट सुभाष चंद्र बोस, राइट। सो अब यहां पे क्या है कि गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, या तो आप प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, प्रेशर काफी बढ़ा दो, या फिर टेम्परेचर काफी कम कर दो, या फिर आप दोनों ही कर सकते हो, टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, या दोनों एक साथ कर दो। तब भी क्या है कि एक गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, राइट।
तो देखो यहां पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर। मैंने क्या बताया, टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर ये नहीं होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जहां भी होगा ये हो जाएगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर देखो, जब टेम्परेचर हाई करोगे तो गैस प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है, सो ये काम नहीं करेगा। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये भी अगेन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हो पर साथ साथ आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, तो ये उसको लिक्विड बनने नहीं देगा, राइट। तो इस केस में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे एक गैस काम करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, प्लस 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन होते हैं ये भी आपने यहाँ पे समझा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं और फिर इतना जानते हैं कि देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the fluid part of the blood? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग सवाल भी है, ठीक है। सो फ्लूइड पार्ट, अब देखो ब्लड जो है वो अपने आप में आप जानते हो कि लिक्विड है, ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। जब उसको फैल जाता है, लिक्विड का मतलब क्या है, फैल जाता, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। बट फ्लूइड का मतलब क्या है, फ्लूइड वो चीजें हैं जो सॉलिड के अलावा जो भी है, या तो गैसियस स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है, उन सबको एक साथ फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। सो ब्लड का कौन सा पार्ट जो है वो फ्लूइड, ब्लड का कौन सा पार्ट फ्लूइड है, ठीक है। तो ब्लड में देखो, ब्लड क्या है, एक यहां पे मैं एक वर्ड यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये समझना है मैट्रिक्स, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैट्रिक्स क्या है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। और ये मैट्रिक्स मूवी की बात नहीं हो रही है, ये मैट्रिक्स मैं ब्लड के केस में बता रहा हूं। और ब्लड में भी मैट्रिक्स होता है, बोन में भी मैट्रिक्स होता है, सेल में भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हर जगह पे, इन सारी जगहों पे मैट्रिक्स होता है। पर मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें बाकी सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। जैसे ब्लड है, तो ब्लड भी एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सस्पेंडेड होती है, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन होता है, जैसे कि उसमें CO2 होता है, जैसे कि उसमें आरबीसी होता है, जैसे कि उसमें WBC होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्लड के एक फ्लूइड में होती है, जिस जो फ्लूइड है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, और वो जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। मैट्रिक्स इज कॉमन वर्ड, पर पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा उसका प्लाज्मा। अब देखो जैसे बोन के अंदर भी वैसा ही है, बोन भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स देखो लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बोन देखो, बोन तो है सॉलिड, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, ये सारे आयन सस्पेंडेड होते हैं इस फ्लूइड में, सॉरी इस मैट्रिक्स में, बोन के मैट्रिक्स में। उस तरीके से सेल है, तो सेल के अंदर भी एक लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोबुलर बॉडीज एंड न्यूक्लियस, ये सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं उसके अंदर, ठीक है। सो सेल के अंदर भी एक मैट्रिक्स होता है, राइट, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, राइट। सो इस तरीके से अलग अलग चीजों में मैट्रिक्स होता है, और उसी मैट्रिक्स को ब्लड के केस में वी कॉल इट प्लाज्मा। अब इसी प्लाज्मा में WBC भी होगा, इसी प्लाज्मा में RBC भी होगा, और इसी प्लाज्मा में ब्लड प्लेटलेट्स भी होंगे। ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जैसे होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं एक जगह से, RBC सॉरी कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये आपको हो गया ब्लड के बारे में, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि ब्लड में फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं। Which of the following is the first artificially prepared element? Right? अब ये ऐसा सवाल है जो आपको या तो आता है या नहीं आता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं एलिमेंट्स, वो सबके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसमें जो सबसे पहला है टेक्नीशियम, दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, ठीक है, और ये पहली बार इसको बनाया गया है। उसके बाद ये है टेलीरियम जिसको TE दिखाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 52 है, राइट। उसके बाद है थैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 81 है, और फाइनली है आपके पास थोरियम जो कि रेडियो एक्टिव है और उसका एटॉमिक नंबर 90 है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे लिखे गए थे, जिसमें से टेक्नीशियम जो है वो हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है
क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में फिर से पूछा जाए या फिर किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये किसी और एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई होप को ये समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. Then comes which one of the following is an example of melamine used for making floor tiles. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई होगी इसमें कि मेलामाइन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है. ठीक है, अब टाइल्स जो बनाते हैं हम, फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर टाइल्स हम बनाते हैं, सपोज ये फ्लोर टाइल है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ शाइनी चीज होता है जो काफी शाइन करते रहता है. ठीक है, उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो तो हो सकता है कि सीमेंट हो, क्योंकि जो टाइल्स बनते हैं दे आर आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड. जो मार्बल होते हैं वो स्टोन काट करके बनाया जाता है, पर टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, राइट. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीचे यहाँ पे सीमेंट का बेस होता है, उसके ऊपर एक लेयर चिपकाई जाती है जो उसको डिजाइन भी दे सकता है एंड उसको शाइनी भी रखता है, राइट. तो उसमें पीवीसी नहीं हो सकता क्योंकि पीवीसी काफी फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो पीवीसी नहीं. उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक चीज है. पॉलीथीन नहीं होता क्योंकि पॉलीथीन अगेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और हीट लगने के बाद वापस से अगर इसको हीट लगाया जाए तो ये चेंज कर देता है अपना स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हो सकता है कि ये उखड़ जाएगा अगर इस पर पॉलीथीन चिपकाएंगे तो ये भी नहीं होगा. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो चीजें हैं. अब देखो इसमें जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो जो हीट अप्लाई करके उस पर एक प्लास्टिक चिपकाया जाता है. ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक भी उसी का एग्जांपल है, पर इसमें से एक ऐसा है जो हीट पड़ने के बाद चेंज हो जाता है, अपना शेप चेंज करता है, राइट. उसके लिए अगर आप देखो इसको, मेलामाइन इज अ केमिकल एंड नॉट प्लास्टिक. मतलब ये अपने आप में एक प्लास्टिक नहीं है, एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है C3H6N6, राइट. हाई नाइट्रोजन मेक्स इट हार्ड टू फायर रेसिस्टेंट और इसमें आग वगैरह भी नहीं लगता. फ्लोर टाइल्स आप बना सकते हैं, लेमिनेट कर सकते हैं, सनमाइका पे भी इसको लगाया जाता है. किचन प्लेट्स एंड बाउल्स में भी आप इसको यूज करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर लगा होता है वो मेलामाइन का ही होता है. इलेक्ट्रिकल स्विचेस पे भी लगा होता है, जिससे इंसुलेशन होता है. एंड फर्नीचर कोटिंग वगैरह में इसको यूज करते हैं. मेलामाइन इज नॉट फूड. देखो ये एक और भी एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेलामाइन इज नॉट फूड, क्योंकि फूड ये ऐसा फूड वाला एग्जांपल यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि मेलामाइन को मिल्क में भी मिक्स किया जाता है, जिससे क्या उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है. तो मिल्क में भी इसको मिक्स किया जा सकता है, राइट. सो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट. जो मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसकी वजह से हम उसको मतलब हीट लगा करके उसको सेट करते हैं प्लास्टिक के जैसे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ याद नहीं रख सकते, बस इतना याद रखना है. अदरवाइज जैसे फैक्ट, इसमें कुछ समझने जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं. देन कम्स नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स. बॉडी एक्स मतलब बॉडी में जो पेन है उससे बचने के लिए, उसके इलाज के लिए कौन सा रेडिएशन हम यूज करते हैं. तो एक इंफ्रारेड है, एक यूवी है, एक विजिबल रेडिएशन है. नन ऑफ दीज तो हटा दो पहले. ठीक है, सो विजिबल रेडिएशन का मतलब क्या है? जो लाइट सन से आ रही है वो. तो अगर आपको बॉडी पेन है तो सनलाइट से आपको कुछ राहत नहीं मिलेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. ठीक है, हीटिंग चाहिए. जैसे बॉडी पेन होता है तो क्या होता है कि क्योंकि आपकी बॉडी में सर्टेन एसिड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, और ये एसिड जो है वो वहां पे आपको बॉडी पेन देगा. ठीक है, बॉडी एक देगा, और उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको हीट करना पड़ेगा ताकि मसल्स में ब्लड फ्लो हो, राइट, और आपको रिलीफ मिल सके. ब्लड फ्लो हो जाएगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. अब ब्लड फ्लो के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा हीट चाहिए वहां पे. तो हीट आपको इंफ्रारेड से भी मिल सकता है और यूवी से भी मिल सकता है, राइट. पर यूवी रेडिएशन जो है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता. आपको पता है यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है और ये काफी ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर. तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते और इंफ्रारेड को यूज करते हैं क्योंकि ये सेफ है स्किन के लिए और इसके अंदर जो एनर्जी का कंटेंट है वो काफी कम होता है. तो हमें स्मॉल अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं, ना कि यूवी रेडिएशन का. ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन. मैंने यहाँ पे एक इसका स्पेक्ट्रम के लिए भी ये ऐड कर दिया है जिसके वजह से आप इसको याद कर सकते हैं. ये स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसमें देखो कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो गामा रेज की होती है. ठीक है, उसके बाद है, उससे कम है एक्सरे की, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है इंफ्रारेड. ठीक है, और बीच में है विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट का ऐसा है कि ये जैसे ये प्रिज्म से अगर लाइट जाए
तो VIBGYOR, आर रेड यानी सबसे नीचे आता है और वायलेट सबसे ऊपर। तो वायलेट का एनर्जी ज्यादा है, वायलेट के पास एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और इसका मतलब है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो काफी कम है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, उल्टा होता है। इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, सेम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम है वायलेट रेज की, और रेड जो रेज है, रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। सो यहाँ पे रेड है, उसके बाद यहाँ पे इंफ्रारेड हो, रेड के नीचे होता है इंफ्रारेड, सो यहाँ पे रेड के नीचे इंफ्रारेड है। उसके बाद रडार वेव्स जो है उसको हम माइक्रोवेव्स भी कहते हैं, ठीक है। सो माइक्रोवेव्स, यही रडार वेव्स को कहते हैं। उसके बाद FM, TV वेव एंड AM, इन सबको एक साथ रेडियो वेव्स कहा जाता है, ठीक है। अब रेडियो इसलिए, जैसे रडार में हम रेडियो वेव्स यूज नहीं करते क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो काफी लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी वेवलेंथ होने की वजह से वो ट्रैवल तो बहुत दूर तक करेगा पर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगा, या फिर वापस आएगा भी तो उसमें बहुत सारा नॉइज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लॉन्ग वेव्स को रडार में यूज नहीं करते, माइक्रोवेव्स को करते हैं, क्योंकि ये सीधा जाएगा माइक्रोवेव और वापस आ जाएगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। सो इसलिए हम रडार में इसको यूज करते हैं। रडार में ज्यादा एनर्जी वाले वेवलेंथ्स हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो जहां पे जाएगा उसको नुकसान कर सकता है, रडार के सामने जो आ जाएगा वो फ्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, राजा मान इन विलेज यूजेस जेरोक्स गन, ठीक है। राजा मान इन विलेज यूजेस जेरोक्स गन, ये इंक्रीजिंग नेचर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे गन से गामा हो गया, जेरोक्स एक्स से एक्सरे हो गया, यू से अल्ट्रावायलेट हो गया, ये वायलेट हो गया, विजिबल रेंज हो गया, ये अल्ट्रावायलेट हो गया, ये विजिबल रेंज हो गया, ये माइक्रोवेव हो गया और ये रेडियो वेव हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। राजा मान इन विलेज यूजेस जेरोक्स गन, राजा मान इन विलेज यूजेस जेरोक्स गन, राइट। और इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which component of fertilizer is used for stimulating early growth purpose? Early growth purpose, देखो ग्रोथ के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन से। आपको पता है प्रोटीन में नाइट्रोजन ही होता है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन मींस एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन है। सो इसका आंसर सीधा नाइट्रोजन हो जाएगा, आप आसानी से इसको मार्क कर सकते थे। पर अब देखो कि ऑक्सीजन का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पोटेशियम एंड फॉस्फोरस है। सो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, फॉस्फोरस रूट्स, फ्लावर्स, सीड डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। जैसे आलू की खेती जब आप करते हैं तो उसमें आप फॉस्फोरस डालते हैं, राइट, क्योंकि आपको वो जड़ है, आलू क्या है, रूट्स है, तो इसके लिए आप उसमें फॉस्फोरस डालते हैं आलू की खेती में। पोटेशियम डिजीज रेसिस्टेंस बनाता है, फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी करता है, तो आप उसमें पोटेशियम मिक्स करते हैं, खेतों में डालेंगे खाद के साथ। और ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है फर्टिलाइजर से, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है पत्तियों के ग्रोथ में काम आएगा, फॉस्फोरस जो है वो रूट्स एंड फ्लावर्स में काम आएगा, पोटेशियम जो है वो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी देगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे देखो, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल क्या है, एक कलर है, ग्रीन कलर, COLOU, ग्रीन कलर क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्या करता है, सनलाइट को कैच करता है, इसका काम ही है लाइट कैच करना, ठीक है। तो सनलाइट जब कैच करेगा क्लोरोफिल, तो उससे क्या है कि एक एनर्जी आएगी एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 मिलके ग्लूकोज बनाएगा, राइट। सो उसमें ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, ये इसका काम नहीं है, रिडक्शन ऑफ CO2 ये भी काम नहीं, एब्जॉर्बिंग लाइट, यस, क्लोरोफिल का काम है लाइट एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये अच्छा सवाल है कि हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इसमें 4 ऐसी चीजें दी गई हैं जिसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप इसका गलत आंसर करोगे, राइट। जैसे देखो कॉमेट्स, कॉमेट क्या चीज होती है,
कॉमेट्स वो होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये सन है, तो कॉमेट्स ऐसे बहुत लंबे लंबे इलोंगेटेड पाथ्स में सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए कॉमेट्स जो है कभी कभी 100 साल, कभी 1000 साल बाद मिलने आते हैं वापस हमें अर्थ के अराउंड, मतलब सन के पास से जब गुजरते हैं तो वो हमें दिखते हैं। तो इसलिए कुछ टाइम तक वो हमें दिखेंगे, उसके बाद बहुत लंबा पीरियड लेकर के घूम के आते हैं बहुत दूर से। तो कॉमेट्स आर दोज थिंग्स, वो काफी लंबे दूरी से घूम के आते हैं। तो इन्हीं का जो पाथ है वो इलोंगेटेड होता है। पर हम एस्टेरॉइड भी समझते हैं। अब हमें पता है कि जो सन है, सपोज ये सन है हमारा, ठीक है, दिस इज सन, तो इसके अराउंड प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स, ठीक है ना। और भी इधर खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रखते हैं अभी। सो सन के अंदर, सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। माई वेरी, अब इसमें इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। प्लूटो भी आ गया तो प्लूटो भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। प्लूटो को बीच में हटा दिया था, फिर से प्लूटो को ऐड कर लिया गया, तो वी हैव स्टिल 9, वी अगेन हैव 9 प्लैनेट्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका मार्स, सॉरी मर्क्यूरी, नॉट मार्स, सॉरी नॉट मार्स, इट इज मर्क्यूरी, ठीक है। ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स, और इसके बीच में मार्स के बाद जो है वो आपको मिलेगा एस्टेरॉयड बेल्ट। ये बेल्ट जो है वो रॉक्स का है, ठीक है, लेकिन इनका साइज इतना छोटा है कि ग्रेविटेशन, सन का ग्रेविटेशन इसको खींच नहीं पाता, तो इसलिए ऐसे बिखरे हुए हैं, राइट, यहां पे बिखरे हुए हैं। ये कोई प्लैनेट्स नहीं है, पर ये सन के ही चक्कर लगाते हैं ये सारे भी। और इन चारों को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है, और इन बाहर वाले 4 को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इसको इनर प्लैनेट्स को और भी एक नाम दिया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि उसको रॉक प्लैनेट्स की जैसे भी समझा जाता है। और जो बाहर वाले हैं, इस तरफ वाले, इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। अब जोवियन प्लैनेट्स क्या है, वो गैस जैसे हैं, मतलब इनमें डेंसिटी काफी कम है और थोड़ा गैसियस नेचर है इनका, रॉकी प्लैनेट्स नहीं है। दीज आर रॉकी प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल मतलब कि रॉक्स से बना हुआ होता है। प्लस जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है हमारे सोलर सिस्टम में वो अर्थ की है, ठीक है, किसी प्लैनेट की सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो अर्थ की है, ठीक है, मर्क्यूरी की नहीं है, वीनस की भी नहीं है, अर्थ की है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एस्टेरॉइड ये है, ठीक है। तो इनका जो पाथ है वो कोई बहुत बड़ा इलोंगेटेड पाथ नहीं है, सन के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। मीटियोर्स क्या है कि इन्हीं में से इस एस्टेरॉइड में से अगर कोई निकल के कल को, ठीक है, सन की तरफ मूव कर जाए या फिर अर्थ की तरफ मूव कर जाए, अर्थ की तरफ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे मार्स है, मार्स के बाद अर्थ है, तो यहां से अर्थ से काफी नजदीक हो जाता है। तो जब अर्थ की तरफ मूव करता है तो जैसे, क्योंकि वो कोई रॉक है, रॉक मटेरियल है, ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे घुसने की कोशिश करेगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन, और उनकी स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो उस स्पीड से अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो एयर से फ्रिक्शन होगा और उसमें आग लग जाता है, तो वो हमें जलता हुआ दिखता है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स जो है। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं उस समय उसको मीटियोर कहा जाता है। और जब वो अर्थ पे, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि अगर काफी बड़ी बॉडी है तो जलेगी नहीं पूरी तरीके से, तो वो उसका कोई टुकड़ा आकर के अर्थ पे गिरेगा। तो ये अर्थ है सपोज यहाँ पे, तो इस पे आकर के धम से कोई टुकड़ा गिरेगा, तो जब गिर जाता है तब उसको मीटियोराइट कहा जाता है, ठीक है। गिरने के बाद मीटियोराइट, जब तक वो एयर में है तब तक वो मीटियोर कहा जाएगा, राइट, इस चीज को ध्यान रखना है। मीटियोर जब तक वो एयर में है और जब वो अर्थ पे गिर जाए तब उसको मीटियोराइट कहा जाता है, राइट। तो इनकी भी कोई बड़ी इलोंगेटेड प्लान पाथ तो है नहीं, ये तो सीधा यहां से निकले और अर्थ पे जाके गिर गए, ठीक है। सो इसका आंसर सीधा होगा कॉमेट्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया, इसमें काफी सारा डिटेल मैंने कवर किया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। आप इन सब चीज़ों को या तो नोट कर भी सकते हैं क्लास के साथ साथ, और चाहे तो वापस देख सकते हैं अगर इफ यू फील लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने कवर करी, और ज़्यादा कवर नहीं किया, अदरवाइज काफ़ी लंबा हो जाता। सो दैट्स इट। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, ठीक है।
बाइल जूस होता है जो हमें खाना या फिर फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। सो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल वो होता है जो मुंह से लेकर के एनस तक होता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। सो लीवर में बाइल कौन से पार्ट में, एलिमेंट्री कनाल के कौन से पार्ट में बाइल जूस रिसीव होता है, ठीक है। अब एसोफेगस जो है वो क्या है, मुंह से लेकर के पेट तक के बीच की ये सॉरी कैमरे के सामने आने दो, यहां से लेकर के और यहां से जहां पे हमारा पेट है उसके बीच का जो पाइप है दैट्स कॉल्ड एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस। तो इसमें कोई जूस रिसीव नहीं होता, इसमें जस्ट खाना जाता है नीचे और वो पेट में जमा हो जाता है। तो यहां पे ये आंसर नहीं हो सकता। स्टोमक एक आंसर हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई जूस वगैरह रिसीव नहीं होता, वहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी से वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी नहीं हो सकता। स्टोमक में बाइल जूस नहीं आता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इसका, जहां पे बाइल जूस रिसीव किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर पिक्चर, दिस इज एसोफेगस, ठीक है, ये स्टोमक है, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लीवर, दिस इज योर लीवर, जहां पे यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी इसी के साथ लगा होता है, यहां दिखा रहा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये फिर जूस रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जूस रिसीव कराएगा, राइट। तो इस तरीके से स्टोमक को आपको, सॉरी आई थिंक इसका आंसर स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत ही सिंपल है, ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट न बनाए। सो कॉन्टैक्ट जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, देन द फ्रिक्शन हैपेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये नहीं हो सकता। इंपैक्ट फोर्स क्या है कि एक बड़ी सी जो ट्रक है, ट्रक 1 ट्रक 2 और ये आपस में टकरा जाए, तो उस समय जो फोर्स लगेगा एकदम से बहुत छोटे टाइम में, दैट्स कॉल्ड इंपैक्ट फोर्स। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स आप इसको देख के वैसे समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने के लिए यू डू नॉट हैव टू हैव थिंग्स इन कॉन्टैक्ट, वो दूर रखोगे तब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम करेगा। सो ऑब्वियसली इसका आंसर मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, नन ऑफ दिस की कोई जरूरत ही नहीं है। सो इसका आंसर डायरेक्टली मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर इस सवाल को देखा जाए तो एग्जाम हॉल में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन नहीं होता, सॉइल पोल्यूशन होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड से हो सकता है, पेस्टिसाइड क्योंकि एयर में डिसॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। पर मेजर कॉज पूछा है, नॉट जस्ट कॉज पूछा है, मेजर कॉज। तो पेस्टिसाइड कोई मेजर कॉज नहीं है, एक स्मॉल कॉज है, तो हम इसको भी रूल आउट कर सकते थे। डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो डिफॉरेस्टेशन से एयर पोल्यूशन नहीं होता डायरेक्टली, उससे क्या एयर की क्वालिटी खराब हो सकती है, एयर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से सीधा हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एयर में, एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी द राइट आंसर, राइट। आई गेस आपको ये समझ में आया। ये अगेन एक फॉर्मूले, छोटे से फॉर्मूले पे बेस्ड है, एंड द फॉर्मूला इज ओम्स लॉ, V इक्वल्स आई आर, ठीक है। ये ओम्स लॉ होता है, V इक्वल्स आई आर, और इसी से आपको ये निकालना था। पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस का मतलब जब R यहां से निकालोगे तो वो हो जाएगा V बाई आई, और जो कि यहाँ पे V बाई आई ये। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए I बाई V भी लिखा है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, V इक्वल्स आई आर एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि ये होता है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में यही है जो आपको आंसर दिलाएगा। सो V इक्वल्स आई आर, सो R इक्वल्स V बाई आई, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था। देन कम्स, ये अगेन एक वैल्यू है जो आपको याद रखना है, और वो कहता है कि सोलर कांस्टेंट क्या है। पर वैल्यू याद रखने के पहले हम समझ लेते हैं कि सोलर कांस्टेंट होता क्या है। सोलर कांस्टेंट क्या है कि सन से कोई एनर्जी आती है अर्थ के ऊपर, तो उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, वो बताता है सोलर कांस्टेंट। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर मान लो ऐसा है, 1 मीटर और 1 मीटर यहां, 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर है, तो इस पे जितना वॉट एनर्जी, वॉट में जितनी एनर्जी यहां पे रिसीव होगी सन से,
उसको कहा जाएगा 1 सोलर कांस्टेंट, अर्थ के ऊपर, नॉट इन बिटवीन कहीं पे नहीं, अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट, और ये होता है 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको किलोवाट में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 1.360 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसके नजदीक जो आंसर है वो 1.4 है, क्योंकि 1.6, 1.8, 1.2 तो काफी कम हो जाएगा, सो 1.4 के साथ हम जाएंगे। अदरवाइज का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 1.36 या फिर 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये डेटा आपको ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, राइट। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। अब जब कोई भी जैसे इंसान पैदा हुआ या फिर कोई जानवर है पैदा होता है, तो हर चीज की एक साइकिल है, ठीक है। जैसे फूड साइकिल है वैसे ही लाइफ साइकिल है। हम मरेंगे तो बहुत सारे लोग, या तो हिंदू है तो जला दिए जाएंगे, मुसलमान या क्रिश्चियन है तो उसको दफना दिया जाएगा। तो जब दफनाया जाएगा तो उसको जो जर्म्स हैं अर्थ में वो उसको खाएंगे, निपटाएंगे और उसको मिला देंगे मिट्टी में, क्योंकि हम मिट्टी से निकले, हमें मिट्टी में ही मिलना है, राइट। वैसे ही बहुत सारे जानवर हैं, कोई हम जो इतना सारा खाना फेंकते हैं अर्थ के ऊपर, अगर उसको कोई ना निपटा रहा होता तो अभी तक समझो कि कूड़े का ढेर लग गया होता पूरे अर्थ पे, जितना हमने बना दिया है अभी तक, ठीक है। तो वो एक साइकिल का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं, राइट, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। सो द आंसर इज डिकम्पोजिशन, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या है कि हमारे जो जैसे मुंह के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। जहां पे भी शुगर होगा, शुगर उसको शुगर का फर्मेंटेशन होता है CO2 प्लस एल्कोहल में, CO2 प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए अगर सपोज आपने मुंह में चीनी है आपके, या फिर मीठा मुंह है, या फिर खाना खाने के बाद आपने ब्रश नहीं किया, रात को वैसे ही सो गए, तो सुबह उठ के उस मुंह से बास आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। वो अल्कोहल की बास आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बन चुका है। रेस्पिरेशन में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस से क्रिएट होता है, डिकम्पोज नहीं होता। सो डिकम्पोजिशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आई थिंक बस यही लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following is equivalent to Tesla? Now this question is really tricky, क्योंकि इसको करने के लिए आपको टेस्ला एंड मैग्नेटिक फोर्स का आइडिया होना चाहिए। Now टेस्ला is a unit of magnetic force, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। अब फ्लक्स वगैरह क्या है इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो आधे घंटे का टॉपिक हो जाएगा फ्लक्स में गए तो। सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूनिट जो है वो टेस्ला है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, ठीक है। V और B जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट्स है, आई मीन वेक्टर्स है, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस पूरे वैल्यू का एक साथ मिलकर आंसर होगा फोर्स। आपको पता है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन में आंसर दिया हुआ है तो हम इसको न्यूटन में चेंज कर देते हैं। जो B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होगा। तो हमें क्या चाहिए यहां से, F का मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे, चलो फॉर्मूला लिखा है तो इसको और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। F अगेन यहाँ पे भी वेक्टर होगा, F इक्वल्स QV साइन थीटा। अब साइन थीटा क्योंकि एक नंबर है, उसका कोई यूनिट होता नहीं, तो साइन थीटा को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा F इक्वल्स QVB, ठीक है। अब सारे वेक्टर्स को हटा देते हैं, क्योंकि यूनिट में वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं होता तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते थे, या फिर आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने फॉर्म चेंज करके दिया है तो आप आंसर भी याद नहीं कर सकते थे, तो आपको डेराइव ही करना होता, और डेराइव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो QVB, अब देखो यहां से हमें क्या चाहिए, B चाहिए, तो B क्या हो जाएगा, F/QV। अब F क्या है, न्यूटन है, F क्या है, न्यूटन है, ठीक है। F इज न्यूटन, Q इज चार्ज, और V क्या है, स्पीड है, जिसको हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और चार्ज पर सेकंड होता है करंट का होता है एम्पियर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम और अच्छे से क्लैरिफाई करें तो ये क्या बनेगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहां है, ये है,
ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर कुलॉम, कुलॉम होता जब सी को ही छोड़ देते तब, लेकिन इस टी को हमने यहां के साथ ले करके, और कुलॉम बाय टाइम जो होता है वो करंट होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो कुलॉम बाय टाइम इज करंट, और ये मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, जो कि इनिशियली मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका आंसर हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर देखते हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको यूनिट्स जो चैप्टर है उसका पूरा फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, कौन कौन है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे है। अब 8 फंडामेंटल यूनिट जो है वो बना दिया गया है न्यूटन को, ठीक है, जिसको हम एन से लिखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, राइट। तो हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स एम ए। अब फंडामेंटल यूनिट का मतलब ही होता है कि उस यूनिट के फॉर्म में आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब न्यूटन फंडामेंटल यूनिट बन जाएगा तो न्यूटन के फॉर्म में हम दूसरे यूनिट्स को, दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, n बाई m। अब देखो n तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि हमने यहां पे पहले ही दे दिया n इज ए फंडामेंटल यूनिट। m जो है वो मास होता है, मास का जो ऐसा यूनिट है वो होता है kg। सो इस अब ये टोटल ऐसा यूनिट में आ चुका है, तो दिस विल बिकम न्यूटन पर kg, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन का जो यूनिट है नया 8 फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में वो बन जाएगा एक्सेलरेशन, सॉरी, न्यूटन पर kg। अदरवाइज एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये नॉर्मली होता है। पर क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन पर kg, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया, राइट। एंड इसके बाद और भी एग्जाम्स जो इसका जो सेकंड पार्ट है 70th का 2 पेपर हुए थे, उसको भी साइंस एंड टेक, साइंस वाले हम साइंस एंड टेक वाला पोर्शन कवर करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।